क्वेश्चन नंबर 1, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर ए, पर्यावरण प्रभाव मनुष्य के विकास को पूरी तरह से आकार देते हैं। नंबर बी, ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण मानव विकास को प्रभावित करते हैं। नंबर सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल अंतःक्रिया में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। नंबर डी, व्यक्तिगत विभिन्नता का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल अंतःक्रिया में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं ये देखिए। जैसे कि हमारे विकास में दो मुख्य चीज़ें भूमिका निभाती हैं। पहली हमारी क्या होती है, आनुवंशिकता। जो हमारे माता पिता से जो गुणसूत्र मिले होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग आनुवंशिकता। दूसरा हमारा क्या होता है, हमारे आसपास का जो माहौल होता है उसे हम बोलते हैं हमारा पर्यावरण। ठीक है, उसे हम लोग कह सकते हैं हमारा पर्यावरण। आनुवंशिकता में क्या होता है कि जो हमारे माता पिता होते हैं उनसे हमें जो कुछ भी विशेष गुण, हमारे बालों का रंग, हमारी लंबाई, हमारे सोचने की क्षमता, ये सब जो हमारे विशेष गुण होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, हमारे पेरेंट्स से। दूसरी तरफ हमारा जो पर्यावरण है, जैसे कि हमारा स्कूल हो गया, हमारी फैमिली हो गई, हमारे फ्रेंड्स हो गए, और हमारे जितनी भी आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किस में आती हैं, हमारे पर्यावरण में आती हैं। वो हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों से कुछ सीखते हैं, हमारी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तब हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सब हम लोग किससे सीख रहे हैं, हमारे पर्यावरण से ही सीख रहे हैं। ये सारे हमारे पर्यावरण में ही आते हैं। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि हमारा जो भी विकास होता है वो सिर्फ हमारे माता पिता यानी कि सिर्फ आनुवंशिकता पर भी निर्भर नहीं करता है, बल्कि हमारे पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। तो इन दोनों का ही प्रभाव हमारे जीवन में अलग अलग पड़ता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में नंबर ए, ज्ञान छात्रों द्वारा निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। नंबर बी, ज्ञान को छात्रों द्वारा पुनर्स्थापित किया जाता है। पुनर्स्थापित का मतलब होता है कोई चीज़ की दोहराना। ठीक है, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, उसे बोलते हैं पुनर्स्थापित। नंबर सी, शिक्षक के निर्देशानुसार छात्रों द्वारा ज्ञान को स्मरण किया जाना। स्मरण का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना बार बार। नंबर डी होता है ज्ञान की संरचना द्वारा छात्रों द्वारा किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें नंबर डी। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा इसमें नंबर डी। कैसे संरचना करता है आप ये देखिए। जैसे कि ज्ञान वो चीज़ है जिसे हम खुद बनाते हैं। ठीक है, हमें कोई कह देगा कि कोई चीज़ हमें बताता है। ठीक है, अगर किसी ने कह दिया कि आप इस चीज़ को रट लीजिए, तो वो हमें रटने से वो चीज़ नहीं आती है। ठीक है, जब हम समझेंगे कोई चीज़ तो वो हमें चीज़ आएगी। कैसे, जैसे कि अगर हमें साइकिल चलाना सीखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार चलाते हैं, एक बार गिरते हैं, फिर एक बार चलाते हैं, फिर गिरते हैं। तो हमें साइकिल की क्या होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, हम सिर्फ देखकर या सुनकर कोई चीज़ सीख नहीं सकते हैं। जब तक हम बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमें नहीं आएगी। तो इसलिए क्या होता है कि पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, या कोई दूसरा हमें वो चीज़ समझाता है, तो वो हमें कुछ ज़्यादा अच्छे से आती है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, हमारे ज्ञान की संरचना होती है, यानी कि हमारा जो विकास होता है ज्ञान के लिए वो बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान की संरचना। तो इसे ही बोलते हैं ज्ञान की संरचना। क्वेश्चन नंबर 3, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है। नंबर ए, केवल संक्षेपात्मक आकलन। नंबर बी, ना तो संरचनात्मक ना ही संक्षेपात्मक आकलन। नंबर सी, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संक्षेपात्मक आकलन। नंबर डी, केवल संरचनात्मक आकलन। इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संक्षेपात्मक आकलन। ठीक है, कैसे है, पहले तो हमको ये जानना होगा कि संरचनात्मक और संक्षेपात्मक आकलन होते क्या हैं। देखिए, जो संरचनात्मक आकलन होते हैं उनको हम लोग फॉर्मेटिव यानी कि प्रारूपिक मूल्यांकन भी बोलते हैं।
दूसरा हमारा आता है संक्षेपात्मक आकलन। इसे हम लोग संकलनात्मक आकलन भी बोलते हैं, योगात्मक आकलन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको समेटिव आकलन भी बोला जाता है। ठीक है, असेसमेंट। उसके बाद ये देखिए संरचनात्मक आकलन होता क्या है। देखिए इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जब भी पढ़ाई के दौरान, इसका जब प्रयोग तब किया जाता है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, उसके दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें यह देखा जा सके कि विद्यार्थी कैसे सीख रहा है, यानी कि इससे ये देखा जाता है कि विद्यार्थी ने कैसे क्या क्या सीखा है, सही कैसे, और उसने जो गलतियाँ की हैं उसे सुधारने के लिए मार्गदर्शन दिया जा सके। जो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है, यानी कि जो हमारा लेसन होता है, उसको पूरा होने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इससे ये जांचा जा सके कि जो विद्यार्थी है वो कितना सीखा है, मतलब उसने कितना सीख लिया है और उसे क्या क्या समझ में आया है उस लेसन से। तो इन दोनों को बोलते हैं संरचनात्मक और संक्षेपात्मक आकलन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। वह प्रक्रिया जिससे बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज के जिम्मेदार एवं उत्पादक सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। पहला नंबर 1 समावेशन, नंबर बी मुख्य धारा से जुड़ना, नंबर सी विभेदन, या नंबर डी समाजीकरण। इसका राइट आंसर होगा नंबर डी समाजीकरण। समाजीकरण में क्या होता है कि समाजीकरण वो होता है, देखिए जैसे कि एक ऐसी प्रक्रिया जो समाजीकरण होती है, उसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे समाज का हिस्सा बनता है। जैसे कि हम लोग कहीं भी किसी दूसरे शहर से आते हैं, ठीक है, किसी भी जगह रहने जाते हैं, तो पहले हम लोग आस पास पड़ोस के लोगों से बात करते हैं, ठीक है, उनसे पहले व्यवहार बनाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका नाम हम जानते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग जब एक दूसरे को जानने लगते हैं तो ये हम लोग समाज का हिस्सा बनने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो व्यक्ति होता है वो समाज के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम हैं, मूल्य हैं और रीति रिवाज हैं, उनके बारे में क्या होता है कि व्यक्ति को जानकारी होती है, जिससे वह समाज में अच्छे से रह सके और समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर जीवन व्यतीत कर सके। अभी हम लोग जो रह रहे हैं जहाँ पे, वो हमारा क्या है, वो हमारा सब समाज ही है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर डी समाजीकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। नंबर ए सीखने में कठिनाई के आधार पर विद्यार्थियों को छांटकर क्षमता आधारित समूह बनाना चाहिए। नंबर बी बच्चों को धीमा, कमज़ोर और प्रतिभाशील जैसे लेबल से वर्गीकृत करना चाहिए। नंबर सी कक्षा में केवल प्रतिभाशाली और मेधावी बच्चों को ही ध्यान देना चाहिए। नंबर डी यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा नंबर डी विश्वास रखना चाहिए बच्चों में, ठीक है, कि उनके अंदर सीखने की जो क्षमता है वो होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी। देखिए जो बच्चे होते हैं वो हर बच्चों में कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सब में विशेष गुण होते हैं, उनमें अलग अलग ताकतें होती हैं, उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, तो उन चीज़ों से वो धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखता है, ठीक है, तो इसीलिए उनको धीरे धीरे उनके अंदर भी कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता होती है। जैसे किसी को बच्चे की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी को पढ़ना पसंद होता है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब सीखना है, ठीक है, वो हर चीज़ सीखते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो हर चीज़ सीख सकें। हर बच्चा अलग अलग तरीके से कुछ नई नई चीज़ें गति से सीखता है। जो टीचर होती हैं उनका क्या काम होता है कि उनको ये नहीं देखना चाहिए कि बच्चों की अगर कुछ गलतियाँ वो कर रहे हैं, कुछ उनके अंदर कमजोरियाँ हैं, तो उनको आंखें नहीं, आंखें का मतलब होता है वो होता नहीं, कुछ लोग होते हैं कि बच्चों को मोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है, कि ये काम अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसे कहते हैं कि छोड़ तुम ऐसा काम ना मत करो, ठीक है, तो उससे मोटिवेट बच्चों को करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो बच्चा अगर कोई गलतियाँ कर रहा है तो उससे सुधार के आगे वो गलतियाँ ना करे। बल्कि ये बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ विशेष क्षमता होती है और उन्हें उसी के आधार पर, यानी कि उन्हें उसी के अनुसार सीखने का मौका देना चाहिए बच्चों को। तो हमारा
तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उसमें मोटिवेशनल बढ़ता है। तो बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाना चाहिए और उनकी गलतियों को कभी भी उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि हाँ मतलब वो ये काम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों में विश्वास रखना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो क्षमताएं और सामर्थ्य है उसके अनुसार वो सीखेगा कुछ ना कुछ।